महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेती के अलग अलग रूप हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पंजाब और हरियाणा को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक बागवानी और व्यापारिक फसलों में आगे हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्षेत्रीय योगदान, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर इसका कौन कौन से क्षेत्रीय योगदान होते हैं ये हम देखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष। तो ये टॉपिक ऐसा है कि एक छोटा सा शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान विभिन्न राज्यों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। यह योगदान मुख्य रूप से जलवायु, मृदा की गुणवत्ता, सिंचाई की उपलब्धता और फसल उत्पादन की विविधता पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे देश में जलवायु की भिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ मृदा की गुणवत्ता में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, सिंचाई की उपलब्धता भी अलग अलग है, और उसी के आधार पर फसल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय योगदान कैसा है। अब क्षेत्रीय योगदान में हम लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्र के आधार पर देखेंगे कि उत्तर भारत का योगदान कैसा है, दक्षिण भारत का योगदान कैसा है, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत का। मीन्स कि अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो आप दिशाओं के आधार पर कि पूर्वी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, और उन राज्यों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और कैसा वहाँ का उत्पादन है। यही बस 3-4 पॉइंट है, उसी के आधार पर हमें ये पूरा पॉइंट कवर करना है। आप चाहें तो उत्तर भारत जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप छोटा सा मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप छोटा सा मैप भी बना सकते हैं, इंडिया का मैप, इंडिया का मैप बना सकते हैं। अब इसी तरह से यदि क्षेत्रीय योगदान मध्य प्रदेश में आ जाए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्षेत्रीय योगदान, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप बना दीजिए, और इसमें ये मैप के थ्रू भी आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन राज्यों में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन। अब उनमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर भारत के इन्हीं क्षेत्रों में देखिए हरित क्रांति के ये केंद्र थे, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में जो आया था। तो पंजाब और हरियाणा के में क्या था, हरित क्रांति के केंद्र थे। तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हुई है। इसी के कारण तो देखिए पंजाब हरियाणा को अन्न भंडार कहा जाता है देश का। अब इनका योगदान कैसा है, देखिए इनके योगदान की बात करें तो देश के खाद्यान्न उत्पादन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गेहूं और चावल के मामले में देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सर्वाधिक है। तो इन्हीं आधारों पर देखिए हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब देखिए आगे देखिए, उत्तर भारत के बाद पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में देखिए कि कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब इन स्टेट्स में, इन राज्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं, देखिए मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस, ठीक है। अब यहाँ की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको पता हो कि यहाँ की जलवायु कैसी है, कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था कैसी है, उत्तर भारत की तुलना में पश्चिमी भारत में सिंचाई व्यवस्था थोड़ा सा कमज़ोर है, मीन्स कि सीमित कृषि सिंचाई है, ठीक है। अब जब यहाँ पर सीमित कृषि सिंचाई है तो यहाँ पर वो फसलें होंगी जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। और चूँकि ये कि कौन सी मृदा वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, आप यहाँ पर मृदा भी लिख सकते हैं, मिट्टी। तो अब यहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन होगा, कपास और तिलहन उत्पादन में ये राज्य अग्रणी हैं। इसलिए आपको पता हो कि कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात टॉप में है, ठीक है। यहाँ पर भी आप मध्य प्रदेश का, इंडिया का मैप बना सकते हैं और मैप के थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत में, कि पूर्वी भारत में क्या स्थिति है।
पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम। पूर्वी भारत में आप पूर्वोत्तर के भी राज्यों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से आप हेडिंग मत बनाइए, या फिर चाहें तो आप अलग से हेडिंग बना सकते हैं। जैसे पूर्वी भारत है, उसी तरह से यहाँ पर आप पूर्वोत्तर भारत बना सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत भी एक पॉइंट बना लीजिए। वहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं ये बना सकते हैं कि कितने राज्य आते हैं। फिर प्रमुख फसलें लिख सकते हैं, कि पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि वहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, वो लिखिए। और फिर क्या योगदान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्वोत्तर भारत के कृषि का क्या योगदान है, ये आप लिख दीजिए। तो देखिए पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए। फिर पूर्वी भारत में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे चावल, चाय, जूट एंड फिशरीज मीन्स मछली पालन। वहाँ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अधिक वर्षा होती है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक, तो ये डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मृदा किस तरह की है, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल है, जिसके कारण से उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। चावल और जूट उत्पादन में देखिए अग्रणी है, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक है। चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 है, चावल में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। पूर्वी भारत हमने दिया हेडिंग, आप यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का भी इस तरह का योगदान लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। यहाँ पर भी आप दक्षिण भारत का एक मैप बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर राज्यों में आप शो कर दीजिए कि कौन कौन सी यहाँ के प्रमुख राज्य हैं, फसलें कौन कौन सी हैं, विशेषताएं क्या है और उनका योगदान क्या है। तो आप चाहें तो यहाँ पर मैप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो, जब कभी मान लीजिए आपके पास समय की कमी हो जाए, लास्ट में ये आंसर लिखना हो इस टाइप के, टाइम कम बचा है, तो आप डायरेक्ट मैप बनाइए और इनको मैप में ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये प्रेजेंटेशन लिखने से भी ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन अगर आप यहाँ वर्डिंग लिख रहे हैं और साथ में मैप भी बना दिए हैं, तब तो समझ ले सोने पे सुहागा कहलाता है यही। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें यदि आप 3 नंबर पाने लायक है और उसमें मैप भी बना दिए तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, तो 4 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। 7 में से 4 बहुत है, 50% में तो सिलेक्शन होता है अच्छे पोस्ट पे। देखिए फिर विशेषता देखिए कि दक्षिण भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी, धान, रागी, नारियल, कॉफ़ी और मसाले। यहाँ की विशेषता क्या है, मानसूनी और सिंचित कृषि है, बागवानी फसलों का केंद्र है। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक में बागवानी फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए योगदान देखिए, मसाले, नारियल, कॉफ़ी उत्पादन में ये राज्य अग्रणी हैं, ठीक है। मसालों की रानी किस राज्य को, कमेंट करके बताइएगा। नारियल उत्पादन और कॉफ़ी उत्पादन में कौन से राज्य 1 नंबर पे हैं, कौन से 2 नंबर पे हैं ना। टॉप 3 राज्यों का नाम आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग मध्य भारत की बात करते हैं कि मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। उसमें देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ भाग शामिल है, ठीक है। कौन कौन सी फसलें हैं महत्वपूर्ण, गेहूं, सोयाबीन, चावल और दलहन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। आपको पता हो कि दलहन उत्पादन में, दलहन और तिलहन में कौन सा राज्य नंबर 1 है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। विशेषता देखिए काली मृदा का क्षेत्र है, सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि यहाँ होती है, क्योंकि
इस मध्य भारत में कुछ क्षेत्र असिंचित हैं और कुछ क्षेत्र सिंचित हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार की कृषि होती है। इनके योगदान की बात करें तो देखिए सोयाबीन और दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है, अपना प्यारा मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बात करते हैं। अब समग्र आर्थिक योगदान की बात करते हैं कि हमारे जीडीपी में क्या योगदान है। ठीक है, लगभग देखिए हमारे देश की जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, 17.7%। ठीक है, कृषि का, ठीक है। उद्योग की बात करें तो 27.6% और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 54.7%। तो ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान है। ठीक है, अब देखिए मसाले, चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल, कपास आदि का वैश्विक बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम लोग कृषि निर्यात भी करते हैं। आपको पता हो कि भारत का कृषि निर्यात बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम समग्र आर्थिक महत्व देख लेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा कृषि निर्यात बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे, हमारे विदेशी आय होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, किसानों की स्थिति भी सुधरेगी। अब लास्ट में छोटा सा हम निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, कि भारतीय कृषि का क्षेत्रीय योगदान देश की आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी उन्नयन और सरकारी नीतियों के माध्यम से कृषि को और अधिक उत्पादक व सतत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा हम देखिए निष्कर्ष लिख दिए हैं। कृषि का क्षेत्रीय योगदान में जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आए, निष्कर्ष आपको यही लिखना है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपको कुछ नवीनतम आंकड़े जरूर लिखने हैं। ठीक है, तो उसकी एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, एक अलग से क्लास होगी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, कृषि क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी देश परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, इनकी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से पीवाईक्यू आ चुके हैं एमपीपीएससी में। तो ये सारे के सारे हम लोग एक अलग से सेशन रखेंगे और उसी में हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।